नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। पहले आप नक्शा देख लीजिए। नक्शा, इसी पर विवाद है, पीओके। जहां इसी पर हम बात करेंगे आज। नेहरू की भूल, पीओके का शूल। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीओके के लिए पहले प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस का दूसरा देशद्रोह बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना के आगे नेहरू ने सरेंडर किया, जिसके कारण पीओके बना। तो जवाब में राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा है कि ट्रंप ने मोदी जी से सरेंडर करवाया, यानी पीओके पर सियासी पंगा जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या पीओके के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? लेकिन पहले ये आप रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के बाद सरेंडर को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। तो अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए मोर्चा संभाला है और कांग्रेस के देशद्रोह की सीरीज शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को देशद्रोह शब्द के जरिए घेरते हुए दूसरा ट्वीट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, कांग्रेस का दूसरा देशद्रोह। पाकिस्तान ने अलग होते ही कश्मीर के एक हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। जहां सेना ने पाक को काफी पीछे तक खदेड़ दिया था और बाकी हिस्से को छुड़ाने के लिए बेताब थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाक के सामने सरेंडर कर दिया। उनके कारण भारत के जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पीओके बन गया। इसके पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, देश का बंटवारा कांग्रेस का पहला देशद्रोह था। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के हमले पर पलटवार किया तो कांग्रेस की ओर से भी सरेंडर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। आप जानते हो, उनको सरेंडर करने की आदत है। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीज फायर पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में आगे भी कांग्रेस के हमले पर केशव प्रसाद मौर्य का सोशल मीडिया के जरिए पलटवार जारी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नेहरू की भूल, पीओके का शोल, पार पलटवार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई सरेंडर से आई और राहुल गांधी का ये सरेंडर वाला बयान आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बन गया है। तो हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है, जल्दी से परीक्षा करा दे। आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक अवस्थी जी रहेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कपिश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर है, डिफेंस एक्सपर्ट है। मेजर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ भी रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे तमाम पहलुओं पर। लेकिन हम चर्चा करें उससे पहले आज एक बहुत अच्छी तस्वीर आई, तस्वीर वो दिखा दे पहले। दरअसल आज 150 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का दिन है। आज से जम्मू श्रीनगर के बीच रेल सेवा शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने आज चिनाब नदी पर बने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया और कश्मीर घाटी को रेल के जरिए भारत से जोड़ा। इस दौरान पीएम मोदी चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराते नजर आए। यह तस्वीर देखिए, हर भारतवासी के लिए बेहद खास तस्वीर है। अगर आपसे कोई पूछे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां है, तो आप शौक से बताइए, गर्व से बताइए कि वो है जम्मू कश्मीर में, हमारे देश में। आपको बता दें, श्रीनगर से पीओके की दूरी मात्र 95 किलोमीटर है। ऐसे में आप कह सकते हैं भारत की रेल सेवा पीओके से मात्र 95 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई है और हर भारतीय चाहता है कि एक दिन पीओके इंडिया का हिस्सा हो और वहां भी भारतीय रेल दौड़े। तो ये पुल की खासियत भी हमने बता दी, पीओके से इसका क्या कनेक्शन है वो भी हमने आपको बता दिया। और इस पुल की खासियत, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा। कुतुब मीनार की बात की जाए तो कुतुब मीनार से भी आपको बता दें कि ये 5 गुना ऊंचा है। ये पुल पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, 6 लाख नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। 1000 करीब 15,000 करोड़ के आसपास इस पर लागत आई है इस पुल से। और सबसे बड़ी बात है, रेल सेवा यहां होगी। तो ये एक अच्छी तस्वीर आई और जो हम पीओके के नजदीक रेल के जरिए भी पहुंच रहे हैं। ये थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा, रेल सेवा कैसे शुरू हो रही है और पीओके कैसे यहां से 95 किलोमीटर अब दूर रह गया है।
तो 95 किलोमीटर दूर रह गया है। लेकिन अब तक क्यों दूर रहा, किसकी वजह से दूर रहा, आज इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आपको बता दें, तमाम खास मेहमानों की हमने परिचय करा दिया है और उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है संजीव सिंह, पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे सर। अब पीओके 95 किलोमीटर रह गया सर, जो चिनाब पुल बना, रेल सेवा शुरू हो गई, लेकिन यह दूरी 95 किलोमीटर किसकी वजह से है और क्यों रही सर, यह देश जानना चाहता है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की बदौलत ऐसा हुआ है। बिल्कुल जेपी जी, मुझे लगता है कि देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो इतिहास जानता है, लेकिन आरएसएस और जी न्यूज के लोग भी इस सच्चाई को, इतिहास को जाने। जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं था, ये याद करिएगा। तब वहां के राजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट थे। आप माउंटबेटन को पढ़िएगा, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े तो मालूम चलेगा। उन्होंने स्टैंड स्टील समझौता कराया था पाकिस्तान के साथ, इंडिया ने किया था। और जब कबायलियों ने आक्रमण किया तो 22 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत की सरकार के साथ जो है मदद मांगी, और उसके बाद वो युद्ध लंबा चला। सरदार पटेल की चिट्ठियां गवाह हैं। तो इसलिए ये जो कहना कि तो यूएन क्यों चले गए नेहरू जी, मैं नहीं कह रहा हूं सर, ठीक है इतिहास कुछ भी कहता हो, बिल्कुल यूएन गए नेहरू जी या नहीं गए? हाँ बिल्कुल नहीं, यूएन की बात सुन लीजिए। कबायली जब वहां श्रीनगर तक आ गए थे, बारामूला तक आ गए थे, तो भारतीय सेना ने जाकर के अपने शौर्य और पराक्रम का साथ परिचय कराया। तो जाकर के हम जितना कब्जा करते बने वहां तक हम गए। और उसके बाद यूएन की जो बात आती है, सरदार पटेल की चिट्ठियां गवाए कि हम इतना लंबा युद्ध लेकर के नहीं चल सकते, और जिसको लेकर के जो इंटरनेशनल रेखा थी उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन केशव मौर्य भूल गए क्या? लोकसभा के चुनाव के समय कहते हैं कि देश के लोगों इस बार नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, 6 महीने में पीओके आपके नहीं। तो क्या संजीव जी, क्या सरदार पटेल जिम्मेदार है फिर? नहीं, तो क्या कांग्रेस की नजर में सरदार पटेल जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम लंबा युद्ध नहीं लेकर चलते? फिर कौन जिम्मेदार? हाँ नहीं, आप हरि सिंह क्या चाहते थे? हरि सिंह डोंगरिस्तान चाहते थे, वो न पाकिस्तान में जाना चाहते थे, हिंदुस्तान में चाहते थे। आप के मेमन को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, आरएसएस के लोगों को। लेकिन वो हरि सिंह तो बाद में यही चाहते थे ना, वो भारत के साथ विलय के लिए तैयार थे। पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, हमारी सेना गई, लेकिन आप यूएन चले गए। दो बातें मैं फिर कह रहा हूं। पंडित नेहरू अगर न होते तो भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रबुद्ध लोगों को बता दूं कि कभी भी कश्मीर भारत का अंग न होता, सरदार पटेल न होते तो न होता, ये सच्चाई है। लेकिन जो लोग पीओके के नाम पे वोट मांगे, 6 महीने में कहां है? क्या कहते थे योगी आदित्यनाथ जी? और 2 दिन में ट्रंप की बदल घुड़की से आप, ट्रंप का ट्वीट पहले आता है सीज फायर पे, हमारा प्रधानमंत्री आज तक ट्रंप का टका नहीं बोल पाता। 11 बार 22 दिनों में ट्रंप ने लगातार कहा। ठीक है, चलिए आलोक जी, सच्चा कौन झूठा कौन? आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जो इतिहास को तो आप देश का नहीं बदल सकते, और कांग्रेस के प्रवक्ता देश के इतिहास में कुछ चीजों को छुपा करके बातों को रख रहे हैं। नेहरू जी की नीतियों के कारण ही कश्मीर का विभाजन हुआ, और नेहरू जी की नीति के कारण ही देश का विभाजन भी हुआ। उसकी मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। पहली गलती ये थी नेहरू जी की कि कश्मीर के मुद्दे पर वो स्वयं संयुक्त राष्ट्र में खुद चले गए, जबकि भारत उसमें पीड़ित था, और भारत की सेना शौर्य के साथ सरदार पटेल जी के समर्थन से पाकिस्तान को हटाती हुई जा रही थी और कश्मीर पर कब्जा करती जा रही थी। लेकिन एक तरफा नेहरू जी ने अपने सेना के हाथ रोक के, और उन्होंने जब सेना जीतती हुई आगे बढ़ रही थी, कश्मीर पर कब्जा कर लेती, उन्होंने रोक दिया। कारण क्या था कि नेहरू जी माउंटबेटन जी के बहुत बातें मानते थे, और माउंटबेटन ने उनकी इसके सलाह पर उन्होंने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने का नतीजा है कि आज कश्मीर के अंदर जो है आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना है। यही नेहरू जी थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर के धारा 370 वहां पर लागू करी, और आम भारत से उनका कश्मीर का हिस्सा काट दिया। तो कश्मीर में जब आप राजा हरि सिंह थे वहां पे 26 अक्टूबर 1947 में संजीव जी उन्होंने भारत से विलय का समझौता किया और मदद मांगी, और उस मदद को मांगने के बाद भारत की सेना वहां पर गई, और भारत की सेना ने कबायलियों के रूप में पाकिस्तान सेना को खदेड़ा, और जब पाकिस्तानी सेना को मारते पीटते पीछे ले जा रहे थे तो नेहरू जी सरेंडर हो गए।
क्यों सरेंडर हो गए? क्योंकि माउंटबेटन थे, साथ में एक जो है ब्रिटिशर उनको सलाह दे रहा था कि इसमें आप रुक जाइए, आप संयुक्त राष्ट्र चले जाइए। देश की अस्मिता को तार तार करते हुए जो है नेहरू जी ने देश के विभाजन को स्वीकार किया, कश्मीर के विभाजन को स्वीकार किया। ये नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती है और माउंटबेटन के सामने सरेंडर करने के कारण उन्होंने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया। जल्दी से संजीव जी ये जवाब दीजिए। संजीव जी ये कह रहे पहली गलती नेहरू जी ने यह की कि वो यूएन चले गए, दूसरी गलती आपने धारा 370 लगा दी। अब भाई इन्होंने तो धारा 370 हटा दी, उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया, किया ना इन्होंने, तो आपने तो उसको अलग ही कर दिया था। आप 30 जेपी जी आप 30 सेकंड का ध्यान रखेंगे कि नहीं ये बताइए। 30 सेकंड में सुन रहा हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। टोकेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को जनरल थिमाई की किताब पढ़ें, हरि सिंह के पुत्र हैं कर्ण सिंह, उनकी किताब पढ़ें। कितनी किताबें पढ़ेंगे ना। और पंडित नेहरू को सरेंडर करने पे इनको शर्म नहीं आती, और नरेंद्र सरेंडर हो गया, पूरे दुनिया ने देखा, इससे इनको बहुत बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ नहीं, ये शब्द पे बहुत सख्त आपत्ति है। ये राहुल गांधी का जो शब्द है कि नरेंद्र सरेंडर, यानी कि भारत की सेना सरेंडर हुई, भारत के स्वाभिमान पर चोट करने की आदत पड़ गई है कांग्रेस को। कांग्रेस का बहुत घटिया बयान है राहुल गांधी का, जितनी निंदा करी जाए उतना कम है। भारत के स्वाभिमान, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का जो भारत को आगे ले जा रहे हैं उसको डाउन करने का काम जो है राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी आखिर पाकिस्तान का और चीन का कौन सा एजेंडा चला रहे हैं कि भारत को हमेशा जो है वो कटघरे में खड़ा करते आ रहे हैं? ये बताना चाहिए इनकी वक्ता को। नहीं संजीव जी देखिए, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, नहीं संजीव जी एक बार आप कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर नहीं, तो ये आपको पता है, एक सेकंड संजीव जी, अरे रुकिए तो सही, फिर आप ही बोलिए। लेकिन आपका ये बयान आपको पता है, आज मैंने अखबार पढ़ा, आपका बयान वहां के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री हवाला देकर, राहुल गांधी के बयान को हवाला देकर कहीं ना कहीं कह रहे कि वहां की सेना सरेंडर हो गई। आपको पता है आपके बयान का राहुल गांधी के बयान आधार बन रहा होगा। पाकिस्तान में सुनिए, आप पाकिस्तान न्यूज के बहुत बड़े उसके लगता है शुभचिंतक होंगे। इन पाकिस्तान, अरे सर हम शुभचिंतक नहीं है ना, आप जो बोलते हैं ना वहां वो हाईलाइट बनता है। उनका बिलावल भुट्टो बोलता है कि हम भारत में खतरा बांधेंगे अगर पानी रोका तो हमारा, तो वहां देखिए ना, वहां नेता, वहां प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं। सच्चाई नहीं सुनना चाहता जी न्यूज, सुनिए, अरे सुनिए ना, सुनिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ना, शरद सुभाष चंद्र बोस के भाई थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल का विभाजन कर रहे थे तो शरद बोस उसका विरोध। चलिए मैं लौटूंगा और भी मेहमानों को जोड़ लेता हूं। 1 मिनट संजीव जी, अभी और भी मेहमान है हमारे, कपिल श्रीवास्तव। ठीक है आलोक जी लौटूंगा मैं आपके। कपिल श्रीवास्तव देखिए, अब मौजूदा स्थिति और पुराना इतिहास टकराव यही है, पीओके के लिए जिम्मेदार कौन? कपिल जी आप तो इनके सहयोगी दल भी रहे, क्या लगता है पीओके के लिए नेहरू जी जिम्मेदार जो बीजेपी कह रही है? देखिए, एक बात हम कह सकते हैं कि नेहरू जी पे इको हो रही, इसको सही कराए। इको भाई जरा नेहरू जी स्वतंत्र भारत में नेहरू जी ने इस आधुनिक भारत को जन्मदाता माना गया है। और दूसरी चीज आपको हम एक बात कह दें कि असल में पीओके की बात आप कर रहे हैं, 2 देशों का बंटवारा ही, 2 नेशन थ्योरी, ये गोलवरकर साहब और जिन्ना की देन है। वरना तो अगर ये सावरकर और ये गोलवरकर साहब अगर अंग्रेजों की गोद में ना खेल रहे होते, जिन्ना अंग्रेजों की गोद में ना खेल रहे होते, तो आप नहीं, जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं 1930 में इन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की है? आप बताओ, उसके नेता थे, ये आप इतिहास दोगे क्या? और आप एक बात मुझे बताइए, इन्होंने बाकायदा इतिहास को झूठा साबित कर रहे हैं। अंग्रेजों के हाथ में सारी चीजें थी, और आप देख लीजिए, आप इतिहास को झूठा साबित कर रहे हैं। नेहरू प्रदेश यहाँ के प्रधानमंत्री थे और नेहरू की नीतियों की वजह से पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ये पूरी डिबेट गुरु गोरवलकर जी के शासन नहीं था, जो आप झूठ कुछ भी बोल रहे हैं।
जिसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी है, उससे कैसे बच सकते हैं? ये कांग्रेस की पूछ बनकर समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी हुई है? अरे कपिल जी उस पर तो बताइए ना, क्या यूएन गए नेहरू या नहीं गए आपकी नजर में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दो आजीवन कारावास सजा गोलवलकर सावरकर जी को हुई है। एक कांग्रेसी बता दीजिए जो है इसको आजीवन कारावास हुई हो, ये कांग्रेसी बता दीजिए जिसको जो है आजीवन कारावास सजा हुई हो। शर्म नहीं आती है? जिस सुप्रीम, अरे बहुत शर्म की बात है ये, इस तरह की बात कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो है लताड़ा है इसमें राहुल गांधी को, सावरकर जी को जो है वो देखने वाली बात करते थे। ये अरे कपिल श्रीवास्तव मेरा सवाल आपसे, कपिल जी एक बार बताइए ना, क्या नेहरू जी यूएन गए थे या नहीं गए? क्या नेहरू जी की वजह से पीओके नहीं ले पाए? आप ये बताइए ना, फिर इनको ठीक है इन पर फोड़ दीजिए। पहले इतनी बात पर जवाब दे दीजिए। हाँ, पहली बात ये है कि आप आलोक अवस्थी जी से कहिए कि उनके बीच में मैंने नहीं बोला और वो आगे से बोल नहीं पाए। आलोक जी उनको मौका दीजिए। जिस तरह की आप राजनीति कराते हैं बैठ करके, नहीं हाँ। मैं सुन लीजिए। आप मुझे बताइए ना कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की फौजें कितनी आधुनिक थी, कितने पर्वत कमान आपने बनाए थे? 1962 के बाद पंचवर्षीय योजना लाई और उसके बाद से पर्वत कमान बना। अरे एक शब्द तो बताइए ना सर, पीओके के विवाद पर नेहरू जी की भूमिका को लेकर आपकी क्या राय? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। बिल्कुल कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, हरि सिंह खुद ही तैयार नहीं थे कश्मीर को जो है भारत में लाने के लिए। तो फिर बाद में क्या हुआ? कश्मीर ऑक्युपाइड कर लिया पाकिस्तान ने, फिर वही बात, पाकिस्तान गया, खुद गया पाकिस्तान। और मैं दूसरी बात आपको कह दूं, आज भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है और आपको खुजली बच रही कि कैसे कपिल श्रीवास्तव को बंद कर दे, ना बोलने दे। आज हम परमाणु राष्ट्र हैं और पाकिस्तान को हर तरीके से कुचलने में सक्षम है। आज बताइए नरेंद्र मोदी ने सरेंडर क्यों किया? ट्रंप के कहने पर धमका। ये एक बड़ा सवाल, ये मैं जल्दी से इस पर आलोक जी बिल्कुल मैं जवाब ले रहा हूं। देखिए ये कांग्रेस का भी सवाल, ये देश भी। ठीक है कपिल जी अब सवाल, कपिल जी रुकिए ना, अब मैं जवाब पूछ लूं ना, यही बात तो पूछ रहा हूं। ये एक सवाल तो है ना, उस समय विश्व की 5वीं। अरे अब तो रुक जाइए भाई, अरे रुक तो जाइए, यही तो पूछ रहा हूँ आलोक जी। परमाणु राष्ट्र थे? अरे हाँ समझ गए, हाँ परमाणु राष्ट्र है। अरे सुन तो लीजिए आलोक, ब्रह्मोस था। अरे कपिल श्रीवास्तव जी पूछने तो दीजिए ना सवाल। सरेंडर मोदी ने। अरे कपिल जी पूछ तो लूं मैं। आलोक जी सवाल तो ये पूछता है ना देश। अरे आलोक जी ठीक है, नेहरू की भूमिका क्यों बने? अरे कपिल जी रुक जाइए ना भाई, मैं सवाल पूछ लूं। आप ही एंकर बन जाए, मैं उठ के चला जाऊं क्या? मैं उठ के चला जाता हूं, आप ही पूछ लीजिए, आप ही कर लीजिए डिबेट। अरे सवाल मैं पूछ रहा हूं ना आपके। आलोक साहब मेरा सवाल सीधा है और विपक्ष भी सवाल पूछता है। मोदी जो है सरेंडर क्यों हुए? अरे पूछ रहे हैं ना भाई, पूछे कपिल जी, रुकिए ना। इतनी सशक्त से अरे ये आपकी अदालत नहीं है सर, यहाँ जिरह नहीं हो रही है, थोड़ा शांति सुने दीजिए। ठीक है आलोक अवस्थी साहब, ये तो सवाल पूछता है देश, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हम इतना अंदर मारकर आ रहे हैं, हम कहां तक पहुंचे, हमने कैसे उनके एयरबेस का अटैक किए, फिर हम क्यों चुप हो गए? लोगों को लग रहा था हम पीओके ले लेंगे क्योंकि हम अंदर जाके मार के आ रहे। फिर क्या ट्रंप की मध्यस्थता रही? और ये पूछ रहा है, देश भी जानना चाहता है, विपक्ष भी पूछ रहा है, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना आलोक साहब, क्या वजह रही? जल्दी से आलोक जी, फिर मैं मेजर साहब के पास रुक करूंगा। मेजर जनरल मैं आ रहा हूं, मेजर साहब बस थोड़ा सा टाइम में। मेजर जनरल आलोक जी, इस विषय में डीजीएमओ ने हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को संबोधित किया है। हमारा टारगेट था कि हम पहलगाम में हमारी माताएं, हमारी बहनों को जो सिंदूर जो है उजाड़ा गया था, उसका बदला हमको लेना था। उसका बदला लेने के लिए हमने पूरी तैयारी करी और हमने पाकिस्तान के अंदर जो अटैक किया, हमने उनके सारे जितने भी वो आतंकवादियों के सेंटर थे, चाहे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहे हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर रहे हो, उसको हमने तबाह कर दिया। हमारा बदला पहले दिन ही पूरा हो गया। अगले दिन जब पाकिस्तान जब रिटेलिएट कर रहा था, हमने उनके फिर एयरबेस उड़ाए और हमने उनके नूर खान जैसा एयरबेस जो इस्लामाबाद के पास है। चलिए मैं लौटूंगा मैं। ठीक है आलोक जी ठीक है। कपिल जी आपकी बात से संतुष्ट नहीं है। रिटायर्ड मेजर जनरल है अनुज माथुर जी डिफेंस एक्सपर्ट है। अनुज माथुर जी, मैं दोनों पहलुओं पर नजर आ। ठीक है आलोक जी रुकिए ना अभी, क्योंकि अनुज जी बहुत सवाल है कि क्या वाकई में नेहरू जी उस वक्त ये करते तो पीओके होता, और आज भी हमारे पास स्थिति थी तो हम पीछे क्यों हटे? दोनों पहलुओं पर मैं आपसे एक चाह रहा हूं इस पर। जयप्रकाश जी, आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। मैं आपको
एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव से पूरी की पूरी बात बताने का प्रयास करूंगा। जी जी जी। पहले तो हम ये जो अभी का जो मुकदमा चल रहा है उस पर बात करना चाहता हूं मैं आपको मैं बताता हूं कि जब भी आर्म्ड फोर्सेस को कोई अप्लाई करता है तो उसके पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके दे दिए जाते हैं उनको, और उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए सेनाएं तैयारी करके हमला करती हैं या अटैक करती हैं, जो भी उनको करना होता है वो करती हैं जी। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर में पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल साफ थे और वो ये था कि 9 पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह बर्बाद करना। उसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्यों होता है ऐसा। तो इस वजह से 6-7 तारीख की रात को भारतीय सेनाओं ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक किया उन 9 जगहों पर और बिल्कुल प्रिसाइज शूटिंग करके 24 मिसाइल वहां दाग के सैकड़ों पाकिस्तान के टेररिस्ट्स को हमने तबाह बर्बाद किया और वीडियो भी जारी किया और वीडियो भी जारी किया। एक मिनट जयप्रकाश जी, लेट मी टॉक प्लीज। इस बात का यकीन किया कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई उनका मिलिट्री टारगेट हर्ट ना हो। बहावलपुर में जहां वो मरकज है, मरकज सुभान अल्लाह, उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका 30 कोर का हेडक्वार्टर है। उसके ऊपर एक गोली नहीं लगी और सिर्फ मरकज सुभान अल्लाह को हमने मारा क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो था। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता और हमारा ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान पर कुछ पीओके लेना या कुछ और लेना होता तो हमारे स्ट्राइक्स इस प्रकार से नहीं होते। जयप्रकाश जी, जब हम पाकिस्तान से हमला करते हैं तो हमारे स्ट्राइक्स पहले ऐसे होते हैं जो कि उनके एयर हेडक्वार्टर्स पे, एयर एसेट्स पे जाते हैं, उनके ऊपर नेवल ब्लॉकेट किया जाता, उनके ऊपर हमारा पूरी इंडियन आर्मी मोबिलाइज होती और फिर वो जाकर के उसके ऊपर ऑफेंसिव हम लॉन्च करते किसी प्रकार से। वो मकसद था ही नहीं। तो जब मकसद हमारा सिर्फ ये था तो सिर्फ उतनी सेनाएं लेकर के हम गए। तो फिर मैं यही तो पूछा ना अनुज माथुर जी, ये फिर ये बेवजह हल्ला हो रहा है क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रहे हैं कि भाई पीओके आ जाता, इतना अंदर घुसकर आ गए। गलत है, बिल्कुल गलत है और कोई सरेंडर नहीं हुआ। ये बात डीजीएओ ने दूसरे दिन बिल्कुल साफ कर दी थी। उनसे पूछा गया था कि क्या हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए, तो उन्होंने कहा था ए थम्पिंग यस। उसके अलावा भी अगर आप कहना चाहते हैं ये कोई राजनीतिक लाभ के लिए बात हो रही है, ये बिल्कुल। मैं अनुज माथुर जी एक रिएक्शन में कांग्रेस का लूंगा, कांग्रेस का रिएक्शन। कपिल जी फिर भी आऊंगा। संजीव जी, अनुज माथुर देखिए मेजर जनरल हैं सर, लंबी सेवाएं दी, और जब हमारा सब्जेक्ट ये था, हमें हमारा टारगेट ये था कि हमें आतंकी ठिकाने, हम पीओके लड़ने के लिए थोड़े गए थे भाई। उनकी बात पर भी आप भरोसा नहीं करेंगे क्या? संजीव जी जल्दी से, लगा तकनीकी खामी है, मैं जल्दी से। कपिल जी आपका रिएक्शन। हाँ मेजर साहब की बात लूट है जी ये बात जी कपिल जी का ऑडियो किए थे जी। और दूसरी चीज मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं कि 21 ऑब्जेक्ट्स थे जो इनके लॉन्चिंग पैड थे, जो इनके हेडक्वार्टर थे, जो इनके जो है ट्रेनिंग सेंटर थे, जिसमें हमने अभी 9 डिस्ट्राइक किए थे, 12 बाकी थे। क्या आप ये ऑपरेशन लीड कर रहे थे क्या कपिल श्रीवास्तव? मिलिट्रियों नहीं, कपिल श्रीवास्तव आप ये ऑपरेशन लीड कर रहे थे क्या? ये बकायदा बिल्कुल हम, हाँ, भारतीय हैं जो इन्होंने कहा। कैसी बातें करें कपिल जी? 21 ऑब्जेक्टिव थे। चलिए अनुज माथुर का एक रिएक्शन। अनुज माथुर यही कहना चाह रहा हूँ, भारतीय झूठ बोल रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने 4 ये झूठ बोल रहे हैं, बाद में भारतीय नहीं हूँ तो मुझे इनके ऊपर दया के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। मैंने आपको मिलिट्री पर्सपेक्टिव बता दिया, जो ऑब्जेक्टिव थे वो ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। उसके बाद अरे सर सेना, अब देखिए आप एक मेजर जनरल का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आप उनको झूठा बता रहे हैं? नहीं कपिल श्रीवास्तव, मैं इस पर सहमत नहीं। कपिल जी आप उनको कैसे, आप देखिए बीजेपी को आप कह सकते हैं लेकिन आप अनुज माथुर के लिए नहीं कहेंगे एक विषय नहीं।
ये गलत बात है। उनके पीछे तिरंगा है, उनके पीछे तिरंगा लगा हुआ है और आप उस इंसान को झूठा बोल रहे हैं। बाहर करिए इसको। नहीं, ये कभी से ये गलत बात है। जेपी सिंह इसको बाहर करिए डिबेट से, बिल्कुल सपा के प्रवक्ता को बाहर करिए डिबेट से। सेना के जवान के अफसर को इस तरह की बात कह रहा है, बेशरम आदमी, इसको बाहर करिए। ठीक है, आलोक जी रुकिए, अब रुकिए। कपीश जी आपकी बात हो गई। अनुज माथुर, हाँ जी बोलिए। आपको नहीं लग रहा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा हो रहा है? ये सबसे पॉलिटिकल एजेंडा सब। देखिए मेरी सिर्फ एक गुजारिश है आप लोगों से कि भारतीय सेना को आप एपॉलिटिकल रहने दें, उसको बार बार जहां जंजाल के में ना फंसाएं। मैं आपको इतना गारंटी से बता सकता हूं कि जो भी चीज प्लान की गई थी वो उन्होंने हासिल करी, और ये 21 थे या 22 थे या 18 थे ये किसी को नहीं पता है। कम से कम जो नेता लोग लखनऊ और मुजफ्फरपुर में बैठे हैं उनको तो पता हो ही नहीं सकता, जो सेना होती है उसको मालूम होता है। और उन्होंने अपना काम पूरा किया, उसके बाद वापस आ गए और फिर कुछ एक भी एक्शन नहीं लिया। मैं आपको बता सकता हूं हमारी तीनों सेनाओं में से किसी का भी एक भी जवान लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के पार नहीं गया। उसके बाद हमने पाकिस्तान को कहा कि हमें जो करना था हम कर चुके हैं, अब जो आप करेंगे उसका रिएक्शन होगा, अन्यथा हमारी तरफ से काम। चलिए आलोक जी क्या ये सही है ये सवाल उठाना? देखिए अब कपीश जी, मुझे लगता है आप तो कोर्ट कचहरी देखिए, आप रहने दीजिए, अभी आप यहाँ ऑपरेशन लीड नहीं कर रहे। झूठ, ये आप बकायदा एजेंडा चलवा रहे हैं। किसको एड्रेस कर रहे हैं जेपी सिंह? चलिए आलोक जी 21 जगह थी आलोक अवस्थी, ठीक है कपीश जी रुकिए, अब आलोक जी का एक रिएक्शन इस पर। ये जानबूझ के एजेंडा मत चलाइए। 21 ऑब्जेक्टिव थे जिसमें, ठीक है आलोक जी अपनी बात रखिएगा। डिबेट में नहीं बैठेंगे, उन्होंने कहा मैं आपकी डिबेट छोड़ रहा हूं। अरे एक रिएक्शन तो देके जाइए ना, डिबेट छोड़ दीजिए। देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों को मौका दे रही है, छोड़ के भागना चाहिए। ये घटिया आदमी, समाजवादी पार्टी का घटिया आदमी देश की सेना पर उंगली उठा रहा है, देश की सेना को अपमानित कर रहा है। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप खुद ही तय कर लीजिए, इतने टारगेट हैं। अब एक डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं जो इतनी बड़ी पोस्ट पर सेवाएं देकर आए हैं। मैं संजय जी माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। नेहरू की भूल, पीओके का शूल, लेकिन पीओके हम ले सकते थे, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे कि हमारा टारगेट वो नहीं था। अगर हमारा टारगेट वो होता तो उसी हिसाब से सेना की तैयारी भी होती। हमारा टारगेट तो आतंकी कैंपों को तबाह करना था, जो हमने किया। उसके बाद पाकिस्तान का एक्शन आया तो उसका हमने रिएक्शन दे दिया। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।